ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो हेडिंग क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो ड्राइंग कर लेते हैं, एक पॉइंट मास बना लेते हैं। ये है ना, ये कहाँ पे रखी हुई है? ए के ऊपर रखी हुई है और इसका मास m है। और यहाँ से कहीं भी, है ना, एक पॉइंट लेना है। तो मैं ये पॉइंट लेट से यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट का नाम हम P डालते हैं। तो पॉइंट मास से इस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो है r, यानी सेपरेशन जो है वो क्या है? r। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं। E क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m एट पॉइंट P इक्वल टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास अपॉन r स्क्वायर। ओके, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की? टुवर्ड्स पॉइंट मास, है ना। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स पॉइंट मास, है ना। तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव आर कैप, है ना। अगर इस डायरेक्शन में होती तो पॉजिटिव आर कैप होती। तो इसी को क्या लिख सकते हैं? माइनस GM बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड का तो क्या होगा? GM बाय आर स्क्वायर। ये पॉइंट मासेस के लिए है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इसमें देखो क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग लेते हैं, ओके, और इसकी एक्सिस क्या होगी? ये लाइन, ये रिंग की एक्सिस है जो इसकी सेंटर से पास करती है और इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर रिंग हॉरिजॉन्टली प्लेस है कुछ इस तरह से, तो इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी? ये लाइन, ओके। तो एक्सिस पे कहीं पे भी एक पॉइंट रखी हुई है, लेट्स से यहाँ एक पॉइंट है, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। इस रिंग की मास m है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ ये पॉइंट P पे निकालनी है और इस रिंग की मास m है, ओके। जो रेडियस है रिंग की वो है a। यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी? ये a है। तो P पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी? E वेक्टर इक्वल टू माइनस GM, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, इसको r ले लेते हैं, r अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2 r के। अगर पूछ दे इस रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा यहाँ, तो सेंटर पर ये r छोटी होती होती कितनी हो जाएगी? 0।
तो इसको आर से, आर को हम 0 डालेंगे तो पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगी, 0। अभी हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो हम डिस्क बना लेते हैं इस तरह से। पहले रिंग था, अभी डिस्क है, और डिस्क के एक्सिस के ऊपर है ना, यहाँ पे डिस्क की मास m है, ये डिस्टेंस r है और इसकी रेडियस a है, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ लाइन मिलेगी, ये एंगल बन रही है थीटा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो होगी -2gm बाई a² r ब्रैकेट 1/r -1/r² प्लस a²। अगेन सेंटर पे क्या होगा, r0, तो पूरी क्या हो जाएगी, 0, करेक्ट। अगर थीटा के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे इसी को, ठीक है, -2gm बाई a² 1 माइनस कॉस थीटा r कैप, यहाँ भी r कैप, करेक्ट। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। ओके, तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म स्फीयर, हॉलो, कैसी होनी चाहिए, हॉलो, या सेल भी इसको बोलते हैं। तो मैं बना रहा हूं, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस a है, करेक्ट। और डिफरेंट पोजीशंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कि एक लाइन है, ठीक है। तो पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है यहाँ पे P, ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r। दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो सरफेस पे निकालनी है, यहाँ पे, करेक्ट। तो ये कितनी हो गई डिस्टेंस यहाँ से, ये हो गई a, इसको बोलेंगे p'। तीसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, ये इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर कौन सा, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, मतलब समझो यहाँ पे p', या डबल प्राइम करना चाहिए था, यहाँ पे, ओके। और ये है r', करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P पे निकलेगी वो बिल्कुल ही पॉइंट मास की तरह होगी, मतलब -g मास ऑफ द स्फीयर अपॉन r², करेक्ट। और ये हो जाएगा r कैप। जो स्फीयर पे निकालना, यानी उसके बाउंड्री पे निकालना है p', ग्रेविटेशनल फील्ड एट p', इसकी बात हो रही है, वो क्या होगी, -gm अपॉन
ए स्क्वायर, जो रेडियस है उसका स्क्वायर, और आर कैप, है ना। डायरेक्शंस क्या होगा इसका भी, अंदर की तरफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ बार बार, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, अंदर की तरफ। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की भी डायरेक्शंस क्या होगी, अंदर की तरफ। बट स्फीयर के अंदर कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो। यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। और सेंटर पे भी क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, जीरो। तो मैं लिख देता हूँ सेंटर पे क्या होगी, जीरो। ओके, तो इसको ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, सॉरी, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सेपरेशन, डिस्टेंस, है ना। तो आर में लिख देता हूँ, ये है रेडियस ए। तो हम क्या देखते हैं, रेडियस से पहले यानी स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, जीरो। ओके, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ मिलेगी, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैंने कहीं भी गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है तो आप उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कंसीडर करो। इस चैप्टर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे, सरफेस पे होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम का मैं यहाँ डाल देता हूँ, और वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड gm/a²। तो ये हो गई यहाँ, करेक्ट। डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं, करेक्ट। उसके बाद क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगी, है ना। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगी ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज होगी। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म स्फीयर, और स्फीयर कैसी है, हॉलो, उसके लिए। अब हम करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, तो कुछ चेंज होगी यहाँ, कुछ ही चेंज होगी, सारा नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो सॉलिड को दिखाने के लिए हम इसको सेट कर देते हैं, है ना। अभी ये स्फीयर कैसी हो गई, सॉलिड। तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज वैलिड होगा, है ना, क्लियर। जो हॉलो में था वही इसमें भी होगा, लेकिन थर्ड में जो है ना वो चेंज हो जाएगा, यहाँ जीरो नहीं होगी, ये जीरो होगा, ये भी वैलिड है। तो होगी क्या, देखो, ई पी डबल प्राइम माइनस जी एम, और ये क्या है, आर प्राइम अपॉन ए क्यू, और ये हो जाएगा आर कैप। डायरेक्शन इसकी भी क्या होगी, अंदर की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड ये हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे जीरो नहीं होगी। यहाँ क्या देख रहे हैं, ये आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल फील्ड देखो इस आर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कैसी कर्व बनेगी, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी। तो इसकी ग्राफ देखो, रेडियस यानी सरफेस और सरफेस के बाद के लिए ये ग्राफ, ये पार्ट करेक्ट है ना, ये पार्ट जो है ये करेक्ट है। बस यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर जीरो नहीं होगा, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह की कर्व बन जाएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है एक्सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं, है ना, जिनकी मास m1 और m2 है, एंड रेडियाई r1 r2 वेयर r2 इज ग्रेटर देन r1। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक
सेल ये है, क्लियर, कॉन्सेंट्रिक है, तो दूसरी जो बनेगी वो सेम सेंटर के साथ बनेगी। ये हो गई सेंटर यहाँ पे। तो ये बड़ी वाली जो है इसकी रेडियस कितनी है, R2, और ये छोटी वाली जो है इसकी रेडियस है R1, ये गिवन है। तो जो R2 है ये बड़ी वाली, इसकी मास कितनी है M2, और इसकी मास कितनी है M1। हाँ, दोनों ही हॉलो है। अब क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m if it is placed at a distance r1 plus r2 by 2 from the center। तो कह रहा है जो सेंटर है ना, सेंटर से इन दोनों के बीच में, यानी R1 प्लस R2 बाई 2 कहाँ हो जाएगी, बिल्कुल मिडल में। कहीं यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इस पॉइंट पे। हाँ, क्लियर। एक मास रखी हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल है। तो ये मास कितनी फोर्स exert या एक्सपीरियंस करेगा, व्हाट इज द फोर्स exerted by this system on a particle of mass m। हाँ, तो ये जो मास है स्मॉल m, ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट, स्ट्रेटजी क्या है, इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार फील्ड निकल गई तो फिर हम क्या करेंगे, मास, ये जो मास टाइम ग्रेविटेशनल फील्ड यूज करके हम वहाँ पे फोर्स निकाल लेंगे। तो ये दो स्टेप में ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। तो अब कमाल की चीज़ ये देखो, बड़ी वाली स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट P और छोटी वाली स्फीयर के बाहर है। अगर स्फीयर हॉलो होता है तो अंदर कहीं भी उसके पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो M2 की वजह से होगी वो क्या होगी, जीरो, है ना। तो मैं लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू M2 इक्वल टू जीरो। रीजन क्या है, ड्यू टू, हाँ, P situated at inside the sphere। हाँ, अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू M1 क्या हो जाएगा वो देखना है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू M1, देखो ये क्या, ये अलग है, ओके। तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये पॉइंट मास की तरह हमें निकालना, माइनस G M1 अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R1 प्लस R2 बाई 2, और इस डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर, करेक्ट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द M1। तो मैं इसको आर कैप लिख देती हूँ, है ना। आर कैप क्या है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो, एक सेकंड में थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ये हो जाएगा माइनस जी M1, ये R1 क्या होगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 आर कैप,
और सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चली जाएगी, -4g(m1) अपॉन r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर आर कैप। ओके, तो हमारे पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों फील्ड को ऐड करेंगे, है ना। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी, पहले की कितनी थी 0, प्लस क्या हो जाएगी -4g(m1) अपॉन r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर आर कैप। तो ये हो गई नेट ग्रेविटेशनल फील्ड -4g(m1) अपॉन r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर आर कैप। अब देखो फोर्स क्या आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, फोर्स जो होगी F वेक्टर इक्वल टू m टाइम्स E वेक्टर। तो यहाँ m डालेंगे, E वेक्टर कितनी है -4g(m1) अपॉन r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर के। तो क्या हो गया -4g(m1) टाइम्स m अपॉन r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर आर कैप। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, सिर्फ इतनी, सिंबल को इग्नोर करेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे। यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द स्फीयर। दैट्स इट। अब सवाल नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। A tunnel is dug along a diameter of the earth। तो ये है हमारा अर्थ और ये है इसकी डायमीटर और ये है सेंटर। तो डायमीटर के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक टनल खोद रहे हैं। तो ये मैंने टनल खोदनी स्टार्ट की और ये रहा टनल। अब क्या कह रहे हैं, find the force on a particle of mass m placed in the tunnel at a distance x from the center। तो सेंटर से x डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसकी मास है m और ये सेंटर से x डिस्टेंस पे रखी हुई है, करेक्ट। ओके, अर्थ की रेडियस हम कैपिटल R ले लेते हैं, ओके, और अर्थ की मास को हम m ले लेते हैं या me ले लेते हैं, दोनों ही चलेगा, ओके। तो अर्थ की शेप क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम सॉलिड स्फीयर। अब देखो कौन सी कंडीशंस निकल रही है ना। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पड़ेगा इस पॉइंट P पे। P मतलब अर्थ के अंदर है, क्लियर, अर्थ के अंदर है और सॉलिड स्फीयर है अर्थ। तो ये कंडीशन लगेगी, है ना, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वाली, ओके। तो क्या होता है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड, E फॉर्मूला देखो क्या होता है, E इक्वल टू -gm/aq इंटू r प्राइम r कैप, ये होती है फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी, -g, मास किसकी है, अर्थ की, है ना, और r प्राइम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें x लिखना पड़ेगा, करेक्ट, और रेट a की जगह कैपिटल R, ओके, और ये हो गई r कैप, ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेते हैं एट पॉइंट P। अब निकालेंगे फोर्स, है ना, फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर लगेगी वो क्या होगी, ये जो मास है पार्टिकल की वो टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मास हो गई और ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, -gmEx अपॉन
आर क्यू आर कैप, तो क्या हो गई माइनस जी एम ई एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यू आर कैप। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये होगी, नेगेटिव साइन और डायरेक्शन को स्किप करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आंसर। अभी देखो सवाल नंबर 8 कैसे करेंगे। क्या कह रहा, अ सेमी सर्कुलर वायर हैज अ लेंथ एल एंड मास एम। तो यहां तक हम पहले बना लेते हैं। ये है सेमी सर्कुलर वायर, ये हो गई इसके सेंटर। इस वायर की लेंथ एल है, मास एम है ना। कंसीडर करते हैं इसकी रेडियस आर। फिर क्या कह रहा देखो, a particle of mass small m is placed at the center of the circle। तो यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल है जिसकी मास m है। फिर क्या है, फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द वायर। तो ये वायर इसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी, है ना। तो देखो रिजल्टेंट पुल का डायरेक्शन क्या लगता है, अगर वायर को हाफ में डिवाइड कर दो तो ये पार्ट इधर की तरफ पुल करेगी और ये अदर हाफ पार्ट इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट पुल क्या होगा, ऊपर की तरफ कुछ इस तरह हो जाएगी, है ना। क्लियर? ये है रिजल्टेंट पुल। मैं इसको इरेज करता हूं। इसमें कैलकुलस का बहुत यूज होगा तो उसको समझना है। तो अब हम निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे मास का, लेंथ एलिमेंट। तो हम एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, करेक्ट। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हम कंसीडर करते हैं डीएल, है ना। तो अभी ये जो डीएल है वो कितनी एंगल बना रही होगी, देखो यहाँ से कनेक्ट किया और यहाँ से ये छोटी सी एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे डी थीटा, है ना। अब ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगी, ये भी रेडियस आर होगी। ओके, तो डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। क्यों, उसको ऐसे सीख लो। ये क्या है, आर्क लेंथ है एल, करेक्ट। ये है रेडियस आर और ये है थीटा। तो रिलेशंस क्या बनता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, है ना। तो एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, वही यूज किया है यहाँ। डीएल क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, करेक्ट। आगे चलते हैं। अभी देखो ये मास जो रिंग, ये जो मास है ये पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ की मास कितनी हो जाएगी, m बाय एल, करेक्ट, है ना। अगर यूनिट लेंथ ले, यूनिट लेंथ जैसे ये, उसकी मास कितनी हो जाएगी m बाय एल। तो ये जो लेंथ है कितनी है dl, तो इसकी मास कितनी हो जाएगी dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स dl, यानी ये क्या हो गई m बाय एल, और ये हो जाएगा dl की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर डी थीटा, करेक्ट। अब देखो जो सेमाई सर्कल होता है उसका लेंथ क्या होता है, उसकी सरकमफेरेंस, और सेमाई सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, पाई टाइम्स रेडियस, है ना। ये है सरकमफेरेंस और ये कितनी दी हुई है एल, तो रेडियस क्या हो जाएगी एल बाय पाई। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं,
m बाय l इंटू l बाय पाई इंटू डी थीटा, है ना। तो ये क्या हो गई, एल एल कैंसिल, m डी थीटा बाय पाई। तो हमारा जो ये dm मास है, इसका मास है ना, वो कितना आया, m डी थीटा बाय पाई। थोड़ा मैं और जगह बनाता हूँ। तो अभी इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी, ये जो मास है ये, है ना, फोर्स ये सेंटर ये डायरेक्शन होगी, करेक्ट। ओके, सॉरी, मास के ऊपर फोर्स लग रहा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी इधर। क्लियर, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझो, ब्लैक ले लेता हूँ, ये डायरेक्शन होगी फोर्स की, है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। ओके, लेकिन हमें चाहिए किधर फोर्स, हमें चाहिए फोर्स इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन लग किधर रही है, इस डायरेक्शन में। तो इस एंगल को हम क्या बनाएंगे, थीटा। ठीक है, ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा। तो जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी उसका कंपोनेंट किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ तो क्लियरिटी मिलेगी। देखो ये रिंग है, क्लियर, और यहाँ हमने एक एलिमेंट लिया है, लेंथ एलिमेंट, करेक्ट। इसको कनेक्ट किया, ये कितनी है, डी थीटा, और इसकी मास कितनी है, डी एम, करेक्ट, जो यहाँ निकल के आई है। अब ये जो डी एम है, इस मास एम को खींचेगी इस साइड, है ना, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन हमें निकालना किधर है, हमें निकालना है इस तरफ फोर्स कितनी लग रही है। ओके, तो ये अगर समझो है थीटा, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फोर्स की इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालनी पड़ेगी, है ना। तो पहले तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स आ रही है, डी एफ, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगी देखो, डी एफ इक्वल टू होगा जी इंटू डी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये होगा जी, डी एम की जगह क्या होगा, एम डी थीटा बाय पाई, और यहाँ हो गया स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, जी एम एम बाय पाई और डी थीटा बाय आर स्क्वायर। आर को हमने क्या लिया है, एल बाय पाई, तो एल बाय पाई स्क्वायर, करेक्ट। तो ये जो फोर्स हो जाएगी, ये पाई स्क्वायर ऊपर जाएगी, और यहाँ हो जाएगी जी एम एम बाय पाई एल डी थीटा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये आ गया पाई जी एम एम बाय एल डी थीटा। ओके, तो ये आ गई फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू डालेंगे, डी एफ की कितनी है, पाई जी एम स्मॉल एम अपॉन एल कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स निकल के आई इतनी, लेकिन ये क्या है, ये है सिर्फ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएम के लिए। तो पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर शेप के लिए क्या हो जाएगी, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो F इक्वल टू निकल के क्या आएगा, इंटीग्रेशंस पाई
जी एम एम अपॉन एल कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो देखो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या, और लोअर लिमिट क्या होगी -π/2, अपर लिमिट हो जाएगी π/2। जब भी सेमाई सर्कुलर स्पेस सेमाई सर्कुलर शेप कंसीडर करते हैं तो उसकी एंगल कितनी होती है 180 डिग्री, मतलब वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी -π/2 से π/2। तो चलो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो पाई जी एम 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 और एल कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, पाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल कांस्टेंट है, बच क्या गया सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा के इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पाई जी एम एम बाय एल, कॉस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगी -π/2 से π/2। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हो गया पाई जी एम एम बाय एल, ये हो गया साइन π/2 माइनस साइन -π/2, है ना। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस साइन π/2 की वैल्यू -1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1। ओके, और ये एज इट इज आ जाएगी पाई जी एम एम बाय एल। तो 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 क्या हो जाती है 2। तो आंसर क्या हो जाएगी 2 पाई जी एम एम बाय एल, ये हो जाएगा। मैंने यहाँ बराबर लिखे फॉर्मूला, ये ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके, प्रॉब्लम किधर आ रही है, यहाँ एल स्क्वायर होगी, ये भी एल स्क्वायर होगी, ये भी एल स्क्वायर होगी, यहाँ भी एल स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, यहाँ भी एल स्क्वायर होगी एल स्क्वायर होगी, और यहाँ भी एल स्क्वायर होगी, ये भी एल। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब सवाल नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। Derive an expression for the gravitational field due to a uniform rod of length L and mass m at a point on its perpendicular bisector at a distance d from the center। तो देखो क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये हो गई यूनिफॉर्म रॉड, इसकी लेंथ जो है वो है L, और इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो कुछ इस तरह से होगी, करेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें कहीं पे भी, है ना, लेट्स से ये एक पॉइंट ले लो, ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, मैं इसको P ले लेता हूँ। ओके, तो ये जो आधी लेंथ क्या हो जाएगी L/2, ये भी हाफ जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी L/2। कलर चेंज करते हैं। हाँ, इस रॉड की मास कितनी है m है, ओके, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दी हुई है वो है d। हमें इस पॉइंट पे क्या करना है ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो सेंटर है उससे x डिस्टेंस पे यहाँ ले लो, ये x डिस्टेंस पे एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली, करेक्ट। और ये कितनी कंसीडर करते हैं देखो dx। ओके, सेम लॉजिक,
तो मास पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी इस रॉड की, m टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये हो गई मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो dx जो एलिमेंट है उसका मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसकी लेंथ dx, तो ये हो गई dm इसकी मास। तो इसकी मास से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, पहले तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम ये डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ये x है और ये d है, ये क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, है ना। ओके, तो कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड P पे, डी ई इक्वल टू माइनस जी, m कितना है dm, ओके, अपॉन डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी P से, अगर ये A ले लो, ये O, ये B ले लो, तो क्या हो जाएगी P से A की तरफ, यानी क्योंकि माइनस पहले ही डाल दिया तो AP लिखेंगे। ओके, अगर माइनस नहीं डालते तो PA लिखते। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा AP, करेक्ट। ये अगेन इस डायरेक्शंस में, लेकिन नेट रिजल्टेंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो इस डायरेक्शंस में होगी, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल हम थीटा कंसीडर करते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड यानी AP का एक कंपोनेंट क्या होगा, PO की तरफ होगा, है ना। वो कितना होगा, DE cos थीटा होगा। तो हम लिखेंगे DE cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी DM बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा, और अभी डायरेक्शन क्या हो जाएगी PO या OP लिखेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी इस डायरेक्शंस में। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या होगा, माइनस माइनस हटा के मैं यहाँ PO डायरेक्शन लिख देता हूँ, है ना, जी DM बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा PO क्या। अभी क्या हो जाएगी देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या क्या बाहर आ जाएगी, जी बाहर आ जाएगी, है ना। डीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंदर डीएम की जगह हम लिख सकते हैं मास अपॉन लेंथ dx cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी थीटा नहीं पी ओ, ये हो गया। ओके, तो अब बाहर क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी, एम आ जाएगी, एल आ जाएगी, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई हो गया। अब देखो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फिगर से, d अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा क्या होता है बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे, E इक्वल टू जी एम बाय एल
इंटीग्रेशन कॉस थीटा की जगह क्या होगा, डी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, -l/2 से +l/2, ठीक है, -l/2 से +l/2, क्योंकि लेंथ कहाँ है, देखो ये है -l/2, करेक्ट, और ये है +l/2। सो ये क्या हो गई, GMD बाहर आ गई, और ये हो गया L, बचा क्या, -l/2 से +l/2, और ये हो गया dx, नीचे क्या हो जाएगा, x² प्लस d² रेज टू 3/2। अब काफ़ी सिंपल हो गई है। अब जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 2gm अपॉन डी l² प्लस 4d²। ये जो रिजल्ट है ना, ये आपको याद रखनी चाहिए, ये बहुत काम आने वाली। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ l है, मास m है, तो उसके एक्सिस के ऊपर, है ना, किसी पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और उस पॉइंट की डिस्टेंस d है सेंटर से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, इतनी 2gm अपॉन डी अंडर रूट l² प्लस 4d²।